मेमोरी यूनिट के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पार्ट 7 के वीडियोस को देखने वाले हैं। जैसा कि बता दें, हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल मेमोरी के विषय में पढ़ा था। मैग्नेटिक सेकेंडरी के अंदर हमने हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप के विषय में जानकारी ली थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि डीवीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है और ब्लू रे डिस्क क्या होता है। आज के क्लासेस में हम सॉलिड स्टेट डिस्क और फ्लैश मेमोरी के विषय में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक पेन ड्राइव है, जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं। पहले बताया जा चुका है कि डेटा क्या होता है। जो अपने अंदर फाइल्स को इकट्ठा करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, वो हमारा डेटा कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेमोरी यूनिट के अंदर जो हमारा पेन ड्राइव है, ये क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स कार्य करते हैं। देखिए, पेन ड्राइव्स को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, यानी कि पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी है। इसे रिमूवेबल ड्राइव भी कहा जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पेन ड्राइव हम लोग यूज़ करते हैं, उसी का एक नाम होता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव या रिमूवेबल ड्राइव। रिमूवेबल ड्राइव इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे किसी भी समय कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और वहाँ से निकाला भी जा सकता है। यानी कि यह एक ऐसा ड्राइव होता है, एक ऐसा मेमोरी यूनिट होता है जो कि पोर्टेबल होता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। जबकि कुछ ड्राइव हमारे सिस्टम में ऐसे हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, जो कि पूरी तरह से पोर्टेबल नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव हमारा पूरी तरह से पोर्टेबल होता है। यहां पर हम देखते हैं कि पेन ड्राइव यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। पेन ड्राइव जो हमारा होता है, जो पेन ड्राइव हमारा होता है, वो डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। यानी कि डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। जब शुरुआत में ये हमारा बना था, तो उस समय इसकी क्षमता मात्र 256 MB स्टोर करने की थी। आगे इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि MB, KB, GB, TB ये क्या होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो मेमोरी कैपेसिटी जो है इसकी 256 MB की होती है और वो 256 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि सोनी के द्वारा, सैनडिस्क के द्वारा या HP के द्वारा। आप एक टिपिकल डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक अंदर का डायग्राम दिखा रहे हैं, अंदर का इमेज दिखा रहे हैं पेन ड्राइव का। देखिए, आपका जो डेटा सेव होता है वो इस फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है। साथ ही में इसके बगल में देखिए एक कंट्रोलर लगा होता है। कंट्रोलर बेसिकली एक IC होता है, इसे हम कंट्रोलर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक फ्लैश मेमोरी का एक मेमोरी है, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। इसी के बगल में एक कंट्रोलर लगा है और ये USB पोर्ट होता है, जो कि कंप्यूटर के साथ जाकर जुड़ जाता है। चलिए इसके और देखिए, यहाँ पर एक पेन ड्राइव हम लोग देख रहे हैं, सैनडिस्क का है। इसी तरह से यहाँ पर और भी ब्रांड्स का पेन ड्राइव आपके पास है। HP का पेन ड्राइव यहाँ पर है आपके पास।
64 GB का पेन ड्राइव है, 16 GB का भी पेन ड्राइव अवेलेबल है। तो अलग अलग ब्रांड्स के पेन ड्राइव को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ये सब यहाँ पर पेन ड्राइव कहलाते हैं। इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। और चलिए, ये तो था पेन ड्राइव। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि पेन ड्राइव्स के अलावा सॉलिड स्टेट डिस्क में और क्या क्या पाया जाता है। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एसडी कार्ड को। ये भी सॉलिड स्टेट डिस्क का एक पार्ट है। एसडी कार्ड, आप लोगों ने इस तरह के कार्ड्स को देखा होगा जो कि मोबाइल फोन्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ हम लोग कैमरा में यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमरा में इसका उपयोग होता है। तो ये बेसिकली एसडी कार्ड कहलाता है। इसका पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, यानी कि सिक्योर डिजिटल इसे हम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए फ्लैश मेमोरी। यह भी एक फ्लैश मेमोरी होता है। जैसे कि देखिए, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी मेमोरी जो कि सॉलिड स्टेट डिस्क की अवस्था में हो, एक फ्लैश मेमोरी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसे भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। और ये डेवलप किया गया था अलग अलग कंपनी के द्वारा, जो जॉइंट वेंचर था, एक साथ मिलकर इन्होंने इनका निर्माण किया था। सैनडिस्क हो गया, पैनासोनिक्स हो गया, मात्सुशिता इलेक्ट्रिक्स ने भी इसे बनाया था। तो ये इलेक्ट्रिक्स, इन कंपनियों ने इसे संयुक्त रूप से यहाँ पर बनाया और इसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 तरह के यहाँ पर एसएसडी हैं। एक को जिसे एसडी बोलते हैं, सबसे पॉपुलर ये वाला होता है हमारा। इसके बाद मिनी एसडी आता है और मैक्रो एसडी आता है। मिनी एसडी का उपयोग कुछ कैमराज में होने लगा था और कुछ सोनी के मोबाइल्स वगैरह में इसका हम लोग उपयोग कर रहे थे। ज़्यादातर मोबाइल्स में हम लोग मैक्रो एसडी का उपयोग करते हैं। और ये भी एक तरह का हमारा फ्लैश ड्राइव होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक एसएसडी जो कि रिप्लेसमेंट है हमारे पुराने हार्ड डिस्क का। यानी कि इसके पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो हार्ड डिस्क यूज़ किया करते थे अपने कंप्यूटर्स में, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी हम लोग यहाँ पर कहते थे, एचडीडी। लेकिन समय के साथ साथ वो रिप्लेस हो गया और हमारे पास, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक नए प्रकार का हार्ड डिस्क आया जिसे हम एसएसडी के नाम से जानते हैं। अभी आप कोई भी लेटेस्ट कंप्यूटर अगर परचेज करते हैं या खरीदते हैं, वहाँ पर हैं, तो आपको एसएसडी होना चाहिए आपके सिस्टम में। इससे आपका सिस्टम जो है वो फास्ट काम करेगा। तो हम लोग देखिए, यहाँ पर इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि यह एक हार्ड डिस्क है। पहले हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसी तरह के डिस्क का प्रयोग करते थे। इसके बारे में पिछले क्लास में, यानी कि पार्ट 6 के क्लासेस में, जहाँ पर हमने मेमोरी यूनिट पार्ट 6 को कवर किया था, वहाँ पर हमने एचडीडी के बारे में जानकारी ली थी। जिनका वो क्लास छूटा हुआ है वो चैनल पे जाके क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं वो है एसएसडी। ये आधुनिक जमाने का हार्ड डिस्क होता है जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्क बोलते हैं। अगर बात करें, कंपैरिजन करें इस दोनों के बीच का, तो यह काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप एसएसडी को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करवाते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशंस, आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बड़े स्मूथली और अच्छे से चलेंगे। जबकि एसडीडी जो है वो एक ओल्ड तरह का हार्ड डिस्क होता है हमारा, और ये स्मूथ नहीं होता है। इससे आपका सिस्टम इसके तुलना में स्लो परफॉर्मेंस करता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि और भी यहाँ पर देखिएगा, यह भी एक हार्ड डिस्क है जिसका इंटरनल डायग्राम यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर एक हमारा
डिस्क होता है। सॉलिड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है इसके अंदर, कि फ्लैश मेमोरी होता है अलग अलग। देखिए यहाँ पर फ्लैश मेमोरी के अंदर जो आईसी पाया जाता है वो एक यहाँ पर आईसी है। तो इस तरह से यहाँ पर सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अलग होता है दोनों। देखिए ये भी SSD का एक अपग्रेड वर्जन है। पहले ऐसा दिखता था, इसके बाद फिर SSD इस तरह का आ गया। इसे हम लोग M2 या NVSe हार्ड डिस्क भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये हमारा एक M2 या NVSe हार्ड डिस्क है। तो ये हार्ड डिस्क काफ़ी लेटेस्ट हार्ड डिस्क होता है। हाँ, कॉस्ट वाइज थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हार्ड डिस्क के तुलना में तो SSD जो है उससे ये हमारा ये फास्ट है। जो M2 हार्ड डिस्क है हमारा वो काफ़ी फास्ट होता है, और SSD इससे थोड़ा हमारा स्लो होता है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि SSD M.2 जिसे हम लोग NVSe भी कहते हैं, और एक हार्ड डिस्क में तीनों में क्या क्या अंतर होता है, या तीनों किस तरह से दिखता है। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कि मेमोरी यूनिट्स के अंतर्गत स्टोरेज कैपेसिटी कैसे काम करता है, या मेमोरी यूनिट्स के अंतर्गत ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करते हैं बीट के बारे में। कि बीट होता क्या है। देखिए मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम बीट कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट्स कहलाता है। अब ये छोटी इकाई का क्या मतलब है कि हम लोग यहां पर देखते हैं कि 1 और 0 एक का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि ऑन की अवस्था में है। 1 का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज जो कि ऑन की अवस्था में है, और 0 का मतलब हो जाता है कोई भी चीज जो कि ऑफ की अवस्था में है। और 0 या 1 या 1 या 0 एक तरह का बाइनरी होता है। बाइनरी का मतलब होता है कि जिसके अंदर बाई हो, यानी कि 2 हो। बेसिकली यहां पर 0 और 1 को ही हम लोग बाइनरी बोलते हैं। और बीट के अंदर 0 या 1 होता है, या तो ये ऑन की अवस्था में रहेगा या ऑफ की अवस्था में रहेगा। इसे हम लोग यहां पर बाइनरी कहते हैं। यहां पर देखिए लिखा है हाफ ऑफ ए बिट इक्वल टू निबल। ये यहां पर रॉन्ग है, इसे मैं यहां पर मिटा देता हूं। हाफ ऑफ ए बाइट इक्वल टू निबल। हाफ ऑफ ए बाइट इक्वल टू निबल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी ये क्या होता है। अब यहां पर जैसे कि हमने देखा कि एक जो बीट होता है वो बेसिकली बना हुआ होता है 1 से और 0 से, और ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक घर किससे बना है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो ईंटों से बना होता है। बॉडी किससे बना है, तो सेल से बना हुआ होता है। इसी तरह से मेमोरी जो बना होता है वो 0 और 1 से बना होता है। 1 एक ऐसी अवस्था है जहां पर ये ऑन की अवस्था होती है, और ऑफ एक ऐसी अवस्था होती है जो ऑफ की अवस्था होती है। यानी कि 1 से कोई चीज ऑन हुआ और 0 से कोई चीज ऑफ हुआ।
तो बिट्स के अंदर दोनों ही पाया जाता है। आगे हम चले तो यहां पर हमें बाइट मिलता है, BYT बाइट्स। और अगर हम बात करें कि एक बाइट्स के अंदर कितना वैल्यू है, तो 8 बिट का वैल्यू होता है एक बाइट के अंदर। इसे समझते हैं थोड़ा हम लोग। यहां पर देखिए कि अगर 0 0 1 1 0 0 0 0, ये एक क्रम जो है जिसके अंदर 0 या 1 का सीक्वेंस 8 बार प्रयोग में आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि बाइट जो बना हुआ है वो 0 व 1 के 8 सीक्वेंस से बना हुआ है। ये सीक्वेंस किसी भी तरह से हो सकता है। इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, चूंकि इसके अंदर 8 बिट है तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। मैंने पहले भी कहा कि ये सीक्वेंस किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कि ये 1 1 के सीक्वेंस से भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 का कोई सीक्वेंस होना चाहिए, वो 0 का हो या 1 का हो या 1 या 0 दोनों मिक्स करके हो। ये हमारा बाइट कहलाता है। तो बाइट के अंदर 8 बिट्स के सीक्वेंस मौजूद होते हैं। यहां पर हमने आगे देखा था कि अगर इस बाइट को आधा कर दिया जाए तो वो निबल कहलाता है। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें 4 बिट की, अगर हम यहां पे 4 बिट्स की बात करें तो 4 बिट जो है वो कहलाता है हमारा निबल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बारी एग्जामिनेशंस वगैरह में भी आता है कि निबल क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे कि जो निबल होता है हमारा वो एक सीक्वेंस होता है बेसिकली 4 बिट का। या में से अगर बात करें कि अगर बाइट्स को आधा कर दिया जाए, किसी बाइट्स को अगर आधा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो निबल कहलाएगा। अच्छा, आगे हम लोग यहां पर देखते हैं किलो बाइट्स को। देखिए अगर ये बाइट्स की संख्या 1024 हो जाए, अगर किसी बाइट्स की संख्या 1024 हो जाए तो वो किलो बाइट्स कहलाएगा। इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग यहां पर। जैसे कि हम लोग यहां पर बोलते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होगा, MTR इसे हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। देखिए दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है। अगर 1 किलोमीटर की हम बात करें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जबकि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होता है। लेकिन जब यहां पर बात आता है किलो बाइट्स का, तो वहां पर 1000 की गिनती नहीं हो पाती है, 1024 की गिनती होती है। अब अगर हम एक पेज को ले लें, मान लेते हैं यहां पर एक हमारे पास एक पेज है, कोई भी पेज आप यहां पर ले सकते हैं। इस पेज में अगर हम यहां पर ABCD अगर कुछ भी लिखते हैं तो अगर मान ले A की बात करें या अगर हम लोग B की बात करें तो इस A के अंदर जो है वो 1 बाइट उपलब्ध है। यानी कि A को बनने में या B को बनने में 1 बाइट का उपयोग किया गया है।
अगर मान लेते हैं यहां पर कि हम यहां पर लिखते हैं एक वर्ड AMIT, तो अमित जो शब्द है, अमित जो वर्ड है, इसे बनने में कितने बाइट्स का उपयोग किया गया होगा? क्योंकि यहां पर ए बनने में 1 बाइट का उपयोग हुआ, तो M बनने में भी 1 बाइट का उपयोग हुआ, तो I बनने में भी 1 बाइट का उपयोग हुआ, तो T बनने में भी 1 बाइट का उपयोग हुआ। यानी कि इस 4 अक्षर में 4 बाइट का उपयोग किया गया है। अगर इसको हम लोग बिट में कन्वर्ट करें तो 8 × 4 यानी कि 32 बिट का उपयोग किया गया है। देखिए इसे मैं फिर से एक बार समझाता हूं आप लोगों को, इसे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहां पर एक शब्द हमें लिखना है अमित, AMIT, अमित यहां पर लिखना है, और अमित हमारे कंप्यूटर्स में कुछ ना कुछ तो मेमोरी लेगा। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि कोई भी लेटर 1 बाइट का उपयोग करता है अपने आप को बनाने में, यानी कि 1 बाइट का उपयोग होता है एक लेटर को बनाने में। तो यहां पर कुल 4 लेटर है हमारे पास, तो यानी कि अमित को बनाने में 4 बाइट का उपयोग हुआ। अमित को हम जब बना रहे हैं तो 4 बाइट का उपयोग हो गया, जबकि 1 बाइट के अंदर 8 बिट आता है। यहां पर हमने बताया भी है कि 8 बिट से हमारा 1 बाइट बना है, तो इसीलिए यहां पर 4 × 8, तो कुल मिलाकर 32 बिट का उपयोग हुआ अमित जैसे लेटर्स को बनाने में। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर एक पेज है जिसमें हम लोग 1024 बाइट्स के अक्षर को, यानी कि ABCD जैसा 1024 अक्षर अगर यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि आपके पास ये जो पेज है इसमें आप ABCD जैसा 1024 अक्षर, यानी कि इस पूरे पेज में 1024 अक्षर अगर आप यहां पे लिख देते हैं, तो ये पूरे पेज का जो साइज हो जाएगा हमारे कंप्यूटर्स में वो हो जाएगा 1 किलोबाइट का। अगर आप 2 पेज प्रयोग करते हैं तो 2 किलोबाइट्स का, 3 पेज प्रयोग करते हैं तो 3 किलोबाइट्स का। अगर आप 1024 पेज का प्रयोग करते हैं तो हमें 1 MB का जगह देना होगा अपने कंप्यूटर्स में। या मैंने बताया भी है कि एक पेज बेसिकली बराबर हो जाता है हमारा 1024 बाइट, और 1000 पेज जब हो जाता है तो उसे हम एक बुक्स के रूप में जान सकते हैं। इसी तरह से यहां पर हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं कि भाई किलोबाइट से ऊपर होता है मेगाबाइट्स, मेगाबाइट से ऊपर होता है गीगाबाइट्स, इसके आगे होता है टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। मैंने यहां पर बताया भी है कि 1 बाइट में हमारा 8 बिट होता है, और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 किलोबाइट में हमारा 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट जो है एक पेज के बराबर होता है, और 1000 पेज अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है हमारा 1 किलोबाइट, जो एक बुक्स के बराबर होगा। और 1000 बुक्स अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो एक लाइब्रेरी हो सकता है, और 1000 लाइब्रेरी अगर उपलब्ध है सेंट्रल लाइब्रेरी हो सकता है। इसी तरह हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। चलिए आज इसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए लास्ट में हम यहां पर देख रहे हैं कि इस मेमोरी यूनिट्स के अलग अलग पार्ट्स को किन वैज्ञानिकों ने बनाया है। यहां पर देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि हम लोग यहां पर अगर बात करें गैरी केटल्स का, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक थे बिल गेट्स, उनके गुरु थे ये। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना महान काम किया था। बेसिकली इन्होंने बायोस बनाया था। आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 11 हो गया, विंडो 7 हो गया,
इनका इन्होंने बेस तैयार किया। अगर गैरी किडल्स नहीं होते तो हमारे पास आधुनिक जमाने का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, यूं कहें हमारे पास मोबाइल फोन भी अवेलेबल नहीं होता। तो गैरी किडल्स ने डॉस का निर्माण किया, इसके पहले इन्होंने बायोस को बनाया। तो अगर कहीं ये पूछा जाए कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फादर, जो निर्माता, वो कौन थे, तो हमने गैरी किडल्स का यहां पर नाम लेना है। इस तरह से अगर हम बात करें यहां पर कि रोम्स के आविष्कारक कौन थे, तो प्रोफेसर J.W. फॉरेस्टर्स का नाम आता है, और रैम की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट रेनाल्ड का नाम आता है, और हार्ड डिस्क की बात करें तो रेनॉल्ड जॉनसन का नाम आता है। हालांकि हार्ड डिस्क का आविष्कार मैंने पहले ही बताया कि IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। उस IBM कंपनी में रेनॉल्ड जॉनसन कार्य करते थे, वहां के वो टीम लीडर थे। उन्होंने ही नहीं बनाया था, पूरे टीम ने बनाया था, लेकिन हाँ, एक हार्ड डिस्क को बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इसे भी आप नोट्स कर लेंगे कॉपी में। और ये था इसका आखिरी टॉपिक्स, लास्ट टॉपिक्स। आज यहाँ पर मेमोरी यूनिट्स चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते हैं। मेमोरी यूनिट चैप्टर आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और ये था हमारा चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक्स। इसके बाद आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के वीडियोस को वॉच कीजिए, और फिर इसका एक क्लास टेस्ट लिया जाएगा। क्लास टेस्ट जब भी लिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। इसका मैं एक रिवीजन क्लास भी आप लोगों को करवा दूंगा अगर किसी टॉपिक